द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830s to 1848, ये हमारा होने वाला है इस चैप्टर का पार्ट 3। Now, as conservative regimes tried to consolidate their power, liberalism and nationalism came to be increasingly associated with revolution in many regions of Europe। और वो कौन कौन से ये regions हैं यूरोप के, such as Italian and German states, the provinces of the Ottoman Empire, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो अब क्या हुआ था, देखो एज ऑफ रिवोल्यूशन यानी कि अब यहाँ पे हम बहुत सारे रिवोल्यूशंस को पढ़ेंगे। उनको पढ़ने से पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अभी स्टोरी का बैकग्राउंड क्या चल रहा है। तो कहानी कुछ ऐसी चल रही है कि कंजर्वेटिव्स अपनी पावर को जमाना चाहते हैं, कंसोलिडेट करना चाहते हैं। भाई लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ये दो ऐसे लोगों के दिमाग में आइडियाज़ चल रहे हैं जो रिवॉल्यूशन से एसोसिएट किए जा रहे हैं। जब भी कोई लिबरलिज्म की बात करता है यानी स्वतंत्रता की बात करता है, और नेशनलिज्म यानी कि एक राज्य की बात करता है, एक अपनी खुद की कंट्री की बात करता है, एक नेशन की बात करता है, तो ये दोनों चीज़ें ये एसोसिएट हो रही थी रिवॉल्यूशन से यानी कि क्रांति से। तो बेसिकली लिबरलिज्म और नेशनलिज्म क्रांति को अब क्रांति के एक प्रतीक बन गए थे या क्रांति से जुड़ गए थे। जो भी लिबरलिज्म और नेशनलिज्म की बात करता था वो एक रिवॉल्यूशनरी कहलाता था। अब यहाँ पे ये जो लिबरल्स थे ये कहाँ कहाँ के थे, तो अगर हम बात करें लिबरल्स की तो ये यूरोप में इटालियन रीजन और जर्मन स्टेट्स। तो जर्मन स्टेट्स यानी वो स्टेट्स, वो इलाके, वो स्टेट्स जहाँ पे जर्मन भाषा बोली जाती थी, तो जर्मन भाषा बोलने वाले इलाकों में और इटालियन स्पीकिंग एरियाज़ में। उसके अलावा जहाँ पे ऑटोमन एम्पायर का राज था, ऑटोमन एम्पायर का राज आयरलैंड और पोलैंड में था। So these revolutions were led by liberal nationalists belonging to the educated middle class elite। तो अब यहाँ पे जो लिबरल नेशनलिस्ट यानी जो आज़ादी चाहते थे और जो एक अपना स्वतंत्र राज्य चाहते थे, तो ये जो थे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास थी यानी पढ़े लिखे मिडिल क्लास मध्य वर्ग के लोग थे। और इन सब मिडिल क्लास लोगों में एजुकेटेड एलाइट्स आते थे, जैसा बताया एजुकेटेड लोग आते थे, और ये एजुकेटेड लोग होते थे जैसे प्रोफेसर्स हो गए, स्कूल टीचर्स हो गए, क्लर्क्स हो गए, या फिर जो बिजनेसमैन होते थे जो कमर्शियल मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते थे, मेंबर ऑफ द कमर्शियल मिडिल क्लासेस यानी कि बिजनेसमैन, ट्रेडर्स। तो ये सभी लोग जो थे ये एजुकेटेड मिडिल क्लास एलाइट थे और ये लिबरल नेशनलिस्ट कहलाए। अब आगे देखते हैं। द फर्स्ट अपीवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। अब जुलाई 1830 में होता है फ्रांस में एक बहुत बड़ी क्रांति। अब आप कहेंगे कि क्रांति तो पहले भी हुई थी इनके जुलाई में, 14 जुलाई 1789 में। तो वहाँ पे जब क्रांति उस टाइम पे हुई थी तो उस क्रांति में देखा था हमने राजा हार गया था। लेकिन अब हमने देखा कि 1815 जब नेपोलियन हारा फ्रांस में, जो डिक्टेटर था वहाँ का, उसके बाद यहाँ पे ल्यूइस फिलिप राजा बन जाते हैं। फिर से यहाँ पे एक प्रॉपर मोनार्की आ जाती है। अब उस मोनार्की को ख़त्म करने के लिए फिर यहाँ पे एक सेकेंड रेवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे फ्रांस में 2 रेवोल्यूशन देखे। अब ये दूसरा रेवोल्यूशन है जुलाई 1830 का। बॉबन डायनेस्टी के किंग, बॉबन डायनेस्टी के ही एक राजा, बॉबन डायनेस्टी से ही एक पर्सन को राजा बना दिया जाता है। तो बॉबन किंग who had been restored to power during the conservative reactions after 1815 were now overthrown by the liberal revolutionaries who installed a constitutional monarchy with Louis Philippe at its head। अब क्या होता है कि हमें ये पता है कि बॉबन किंग फिर से आ गया था। पहले यहाँ पे था ल्यूइस द 16, अब यहाँ पे ल्यूइस द 16 का ही कोई कज़न था ल्यूइस फिलिप, जो कि राजा बना दिया गया था। कब? 1815 के बाद। 1815 में जब नेपोलियन हारा, फिर से कोई संभालने वाला नहीं हुआ फ्रांस को। तो अब कंजर्वेटिज्म हम जानते ही हैं कि वो चाहते थे राजा बैठे, तो राजा को बिठा दिया गया। लेकिन अब क्या हुआ, अब यहाँ पे बात हुई कि हमें चाहिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो अब यहाँ पे आ जाती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन होगा जिसके अंडर में ल्यूइस फिलिप और बाकी सब लोग होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो
मोनार्की है वो हटा दी जाती है और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इस्टेब्लिश कर दी जाती है। और उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो हेड होते हैं वो अभी भी लुईस फिलिप होते हैं। यहाँ पे मेटरनिश ने एक बात बोली थी, व्हेन फ्रांस sneezes the rest of the Europe catches cold। तो हम मेटरनिश को तो जानते ही हैं, मेटरनिश कौन थी। तो हम जानते हैं कि एक ऑस्ट्रियन चांसलर थे ड्यूक मेटरनिश। ये कहते हैं कि जब भी फ्रांस छींकता है ना तो पूरे यूरोप को सर्दी लग जाती है। दैट मीन्स जब फ्रांस में कुछ होता है, फ्रांस में कोई क्रांति होती है या कुछ भी फ्रांस में कोई एक्टिविटी होती है तो उसका असर पूरे यूरोप पे पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे पड़ता है, पूरे यूरोप में हलचल मच जाती है। तो अब यहाँ पे जो फ्रांस का रिवॉल्यूशन है ये और जगहों पे क्या रिवॉल्यूशन लाएगा उसको देखेंगे। The July Revolution sparked an uprising in Brussels which led to Belgium breaking away from United Kingdom of the Netherlands। फ्रांस के ही नॉर्थ में था द किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स। इस किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में आता है हमारा एक बेल्जियम। बेल्जियम हम सब जानते हैं, बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रूसेल। तो यहाँ पे ये जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ था इसका इम्पैक्ट तो पूरे यूरोप में पड़ा। एक एग्जांपल यहाँ पे बेल्जियम का है कि बेल्जियम की जो कैपिटल है ब्रूसेल, वहाँ पे भी एक ऐसा ही रिवॉल्यूशन देखने को मिलता है अगेंस्ट द किंग। और एज अ रिज़ल्ट क्या होता है, जो पूरी एम्पायर थी ना किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स में से बेल्जियम अपने को अलग कर लेता है। बेल्जियम अलग हो जाता है। बेल्जियम क्या है, जहाँ पे ब्रूसेल लोकेटेड है, ब्रूसेल कैपिटल है बेल्जियम की, तो बेल्जियम अपने को अलग कर लेता है और बेल्जियम एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाता है। तो फ्रांस की क्रांति का इम्पैक्ट था ये। अब यहाँ पे एक दूसरा भी रेवोल्यूशन आता है, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब ये क्या होता है कि ग्रीक, देखो यहाँ पे लिखा है, एन इवेंट दैट मोबिलाइज नेशनलिस्ट फीलिंग्स अमंग्स द एजुकेटेड एलाइट अक्रॉस द यूरोप वॉज द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने नेशनलिस्ट फीलिंग को जागा दिया, है ना, अमंग द एजुकेटेड एलाइट। जो मिडिल क्लास थी उसके मन में फिर से एक नेशनलिस्ट फीलिंग जाग गई थी और वो हुआ था ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर। ग्रीस हम सब जानते हैं ये ऑटोमन एम्पायर का पार्ट था 15th सेंचुरी से। 15th सेंचुरी से इट वॉज द पार्ट ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। The growth of the revolutionary nationalism in Europe is sparked of a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821। अब जो ग्रोथ ऑफ रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म, यानी कि यहाँ पे अब क्या हो रहा था, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म की बहुत ग्रोथ हो रही थी, है ना। इन यूरोप स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग्स द ग्रीक विच बिगिन इन 1821। ग्रीक में 1821 के टाइम पर यहाँ पर भी अब क्या होता है, रिवोल्यूशनरीज का जन्म होता है। रिवोल्यूशनरीज के मन में नेशनलिज्म की भावना का उदय होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेशनलिस्ट इन ग्रीस गॉट सपोर्ट फ्रॉम अदर ग्रीक्स लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम मैनी वेस्ट यूरोपियंस हु हैड सिंपैथीज फॉर एंशिएंट ग्रीक कल्चर। अब यहाँ पे ग्रीक के रिवॉल्यूशन में कौन कौन साथ देता है, तो जो नेशनलिस्ट थे ग्रीस के उन्होंने सपोर्ट लिया था किन से, अदर ग्रीक से, और ग्रीक के लोगों से जो कि भी एग्जाइल में थे। एग्जाइल यानी कि जिनको हमने देश निकाला दे दिया था। और उसके अलावा यहाँ पे थे कुछ वेस्ट यूरोपियंस भी जिनके मन में सिंपैथीज थी फॉर द एंशिएंट ग्रीक कल्चर। ग्रीक का कल्चर बहुत ही रिच कल्चर है, तो उस कल्चर को मानने वाले कई ऐसे लोग थे जो वेस्टर्न यूरोप में रहते थे। तो वेस्टर्न यूरोप का पूरा सपोर्ट था ग्रीक के साथ। Poets and artisans lauded Greece as a cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against the Muslim Empire। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं कि कई सारे पोएट्स, आर्टिस्ट ये सब कहते हैं कि ग्रीक है क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ठीक है। यानी कि क्रैडल होता है जिसमें एक बच्चा पलता है, तो वैसे यहाँ पे जो बच्चा है ये यूरोप है। यहाँ पे जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है ये पली बड़ी कैसे है, ग्रीक की वजह से है। ग्रीक
एक बहुत ही रिच कल्चर की कंट्री है और इसी कल्चर को पूरे यूरोप में माना जाता है। तो ग्रीक बेसिकली वो एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे पला बड़ा है यूरोप का कल्चर। तो बेसिकली ग्रीक को बहुत ज़्यादा उस समय वैल्यू मिलती थी एंड मोबिलाइज्ड पब्लिक ओपिनियन टू सपोर्ट इट्स स्ट्रगल अगेंस्ट मुस्लिम एम्पायर। पोइट्स और आर्टिस्ट ने क्या किया, ग्रीस को क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन बोला और इन्होंने कोशिश करी कि बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो जुट सके अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर एक मुस्लिम एम्पायर थी, तो इससे ग्रीस को आज़ादी दिलाने में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके ऐसी कोशिश की थी पोइट्स और आर्टिस्ट ने भी। यहाँ पे एक पोएट है लॉर्ड बायरन। इन्होंने क्या किया था, एक इंग्लिश पोएट है लॉर्ड बायरन, बहुत सारा फंड इन्होंने इकट्ठा किया था एंड लेटर वेंट टू फाइट द वॉर। और ये फिर लड़ाई करने के लिए गए थे इन द वॉर, लेकिन ये वहाँ पे मर गए थे। इनको किसी ने मारा वारा नहीं था, इनको एक कोई ऐसा मिस्टीरियस फीवर हो गया था 1824 में जिससे इनकी जान चली गई। आखिर में एक ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। कॉन्स्टेंटिनोपल रशिया में एक जगह है। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में साइन होती है जिसमें ग्रीक को इंडिपेंडेंट नेशन कंसिडर कर दिया जाता है। तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 ग्रीक वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ओके, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। अब यहाँ पे ये है रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग का क्या मतलब है। तो बेसिकली यहाँ पे रोमांटिक आर्टिस्ट और पोइट्स की बात की जा रही है जो कि साइंस पे या रीजनिंग पे बिलीव नहीं करते थे, और ये बिलीव करते थे किस पे बिलीव करते थे, कल्चर पे। दे बिलीव ऑन ट्रेडिशंस, दे बिलीव ऑन इंस्टीट्यूशंस। अब आप कहेंगे ये तो कंजर्वेटिव थे, नहीं, इनके थॉट्स लिबरल थे, लेकिन ये लिबरलिज्म को मानते थे उसके रीज़न उसके साइंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो लोगों के फीलिंग्स को जानते थे। कंजर्वेटिव्स और रोमांटिज्म में ये अंतर आता है कि कंजर्वेटिव्स दे डिडंट सपोर्टेड लिबरल्स, बट रोमांटिज्म रोमांटिक सपोर्ट्स लिबरलिज्म। So development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. नेशनलिज्म जो था वो केवल अपने वॉर्स करके टेरिटरीज़ को बढ़ाकर नहीं होता था। कल्चर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। क्या रोल था वो, क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ अ नेशन, कि बेसिकली एक नेशन एक कंट्री क्या होती है, और वो उन्होंने किया था अपनी आर्ट, पोएट्री, स्टोरीज एंड म्यूज़िक की हेल्प से। Let us look at romanticism. What is romanticism? It's a cultural movement. ये कोई साइंस या रीज़न पे बेस्ड नहीं है, ये कल्चर पे बेस्ड है। इट्स अ कल्चरल मूवमेंट विच sought to develop a particular form of nationalist feeling. और यहाँ पे भी हम एक नेशनलिस्ट फीलिंग को जगाते हैं, लेकिन एक डिफरेंट वे में। वो डिफरेंट वे क्या है वो अभी जानते हैं। रोमांटिक आर्टिस्ट एंड पोएट दे क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। दे डोंट सपोर्ट रीजन्स एंड दे डोंट सपोर्ट साइंस। इनके लिए रीजनिंग साइंस ही बकवास चीज़ थी, लेकिन थे तो ये लिबरल्स ही। ये भी विश्वास करते थे कि नेशन स्टेट होनी चाहिए। तो इन्होंने जो आइडिया लिया था, दे बेसिकली फोकस्ड ऑन। तो ये जो लोग होते थे ये इमोशंस पे, इंट्यूशंस पे और मिस्टिकल फीलिंग पे, यानी कि एक तरह से ये अदृश्य चीज़ों पे विश्वास करते थे, ठीक है, अनसाइंटिफिक चीज़ों पे आप कह सकते हो। और इनके जो अफोर्ड थे ना वो ये थे कि हम किसी तरह से लोगों के बीच में कलेक्टिव हेरिटेज की फीलिंग डाल सके, यानी हम सब जो कल्चर फॉलो कर रहे हैं वो एक कलेक्टिव कल्चर है, कॉमन कल्चर है, ठीक है, एज द बेसिस ऑफ अ नेशन। एक नेशन को बनाने के लिए वो ये चाहते थे कि कलेक्टिव हेरिटेज, कॉमन कल्चर लोगों में आए। अब यहाँ पे ये जो लोग होते थे, जो पोएट्स और आर्टिस्ट होते थे, जिनको यहाँ पे हमने रोमांटिक्स बोला है, सच एज जर्मन फिलोसोफर्स जॉन गॉटफ्रीड हर्डर। तो यहाँ पे एक जॉन गॉटफ्रीड हर्डर थे जो बहुत अच्छे कल्चर को मानते थे। अब ये जो कल्चर मानते थे वो जर्मन कल्चर को मानते थे, और इन्होंने ये बोला कि जर्मन कल्चर वॉज टू बी डिस्कवर्ड अमंग्स द पीपल, कॉमन पीपल, डास वोक। अगर हम जर्मन कल्चर को समझना चाहते हैं तो वो उसके लोगों में है,
डास वोल्क यानी कि कॉमन पीपल में उसका वो कल्चर बसा हुआ है। इट वॉज फोक सॉन्ग्स। अब लोगों में ये जो कल्चर है ये किस फॉर्म में है, फोक सॉन्ग्स की फॉर्म में है। फोक पोइट्री यानी जो हम बोलते हैं ना, ये जो लोकल गाने हो गए, लोकल पोइट्री हो गई, फोक डांसेस हो गए, दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन वॉज पॉपुलराइज। तो अगर हम जानना चाहते हैं कि किसी भी देश, किसी भी नेशन का क्या है ट्रू स्पिरिट, तो वो उनके डांसेस में, उनके सॉन्ग्स में, पोएम्स में होता है। सो कलेक्टिंग एंड रिकॉर्डिंग दीज फॉर्म्स ऑफ फोक कल्चर वाज एसेंशियल टू प्रोजेक्ट द नेशन बिल्डिंग। अगर नेशन बनाना है तो कलेक्ट करना पड़ेगा, संजो के रखना पड़ेगा इन सारे फोक कल्चर्स को। अब यहाँ पे आता है लैंग्वेज। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे पहले, इसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इलिटरेट लोग जो थे वो कैसे समझते थे इन पोएम्स को, इन सॉन्ग्स को, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो लिखित में होती होंगी, तो ये कैसे समझते थे। सो यहाँ पे लिखा है, द एम्फेसिस ऑफ वर्निकल लैंग्वेज एंड कलेक्शन ऑफ लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशियंट नेशनल स्पिरिट बट ऑल्सो टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो फोक डांस और ये जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी अपने रीजन की, वो इसलिए बोली जाती थी जिससे जो नेशनलिस्ट फीलिंग है वो आ सके लोगों में, है ना। और किन लोगों में, जो पढ़े लिखे भी नहीं है। तो बोली इसलिए जाती थी ये सारी भाषाएं, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस और फोकलोर्स, सो दैट जो लोग पढ़ लिख नहीं सकते वो भी बातों को समझ सके, लार्ज ऑडियंसेस तक हमारी बात पहुंच सके जो कि इलिटरेट है। सो ये कैसे किया जाता था। अब इसका एक एग्जाम्पल है पोलैंड में, विच हैड बीन पार्टीशनड एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी बाय ग्रेट वॉर। तो पोलैंड को तोड़ दिया गया था ग्रेट पावर्स के थ्रू, रशिया, प्रेशिया और ऑस्ट्रिया के द्वारा। इवन दो पोलैंड नो लॉन्गर एग्जिस्टेड एज एन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, एक इंडिपेंडेंट टेरिटरी नहीं था, लेकिन नेशनल फीलिंग्स जिंदा रही थी म्यूज़िक और लैंग्वेज के थ्रू। एक यहाँ पे म्यूजिशियन थे कैरल कॉर्बिन्स्की। ये क्या करते थे, इन्होंने सेलिब्रेट किया नेशनल स्ट्रगल को थ्रू हिज ओपेराज एंड म्यूज़िक। इन्होंने गाना गाए, गाना बजाए, और टर्निंग फोक डांसेस, जो फोक डांस थे, जैसे पोलोनेज एक फॉर्म का फोक डांस है, पोलैंड का मजूर का एक टाइप का फोक डांस है। तो ये जो थे ना, इनको उस टाइम पे करा गया, इन तरह के डांसेस को किया गया, पोलैंड के गानों को गाया गया। सो बेसिकली ये सब नेशनलिस्ट सिंबल्स बन गए। लैंग्वेज एंड कल्चर, दे बिकम द नेशनलिस्ट सिंबल्स। लैंग्वेज ने भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को जगाने के लिए। आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन, अब जो पोलैंड था वहाँ पे रशिया का ऑक्यूपाई कर लिया था रशिया को, पोलैंड को रशिया ने ऑक्यूपाई कर लिया था, जानते ही हम। तो अब जो पोलैंड है उस एरिया में पॉलिश लैंग्वेज हटा दी गई थी और स्कूल्स में रशियन लैंग्वेज को ही इम्पोज कर दिया गया था। 1831 में एन आर्म्ड रेबेलियन अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस। 1831 में एक रेबेलियन होता है, एक मतलब आप कह सकते हो रेबल होता है, एक लड़ाई होती है जिसमें कोई मारधाड़ नहीं होती है, बट उसमें क्या होता है, उसमें रशियन रूल को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन, जो भी पंडित पुजारी लोग थे पोलैंड के, उन्होंने क्या करना शुरू किया, उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बोलना शुरू किया। अपनी लैंग्वेज को जो वो बोल रहे थे, इट वॉज लाइक अ वेपन ऑफ द नेशनल रेजिस्टेंस। तो लैंग्वेज बिकेम द वेपन ऑफ अ नेशनल रेजिस्टेंस। उनको अपनी भाषा नहीं बोलने दे रही जा रही थी ना, अब वो वही भाषा बोल रहे थे, और यही जो भाषा थी एक तरह से वेपन बन गई थी अब उनके लिए और रशियन पावर को हराने के लिए। पॉलिश वॉज यूज फॉर चर्च गैदरिंग। अब पॉलिश का यूज़ करा गया चर्च गैदरिंग्स में, या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस जो प्रीचिंग दी जाती थी उसमें पॉलिश भाषा को यूज़ करा जा रहा था। एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बाइशॉप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया फॉर बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशिया। तो ये सारे जो पंडित पुजारी लोग थे, इनको सज़ा हुई, इनको साइबेरिया भी भेज दिया गया एज अ
पनिशमेंट, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पॉलिश भाषा बोली थी, बल्कि इनको रशियन भाषा बोलनी थी। पॉलिश भाषा यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड थी, रशियन भाषा ही सबको बोलनी थी। The use of Polish came to be seen as a symbol of struggle against the Russian dominance. तो भाषा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है यहाँ पे क्या हुआ, पॉलिश भाषा जो थी वो एक सिंबल बन गई थी स्ट्रगल का अगेंस्ट द रशियन डोमिनेंस। अब यहाँ पे आता है हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। 1830 में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप आती है यूरोप में। अब होता क्या है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में एक इनॉर्मस इंक्रीज होता है पॉपुलेशन का, बहुत पॉपुलेशन बढ़ती जाती है ऑल ओवर द यूरोप। कई सारी कंट्रीज़ में देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स देन एम्प्लॉयमेंट। इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं था, इतना रोज़गार नहीं था जितने बेरोज़गार लोग थे जो नौकरी की खोज में थे। पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम्स। अब हमें पता है कि अर्बन एरियाज़ में ऐसा माना जाता है ज़्यादा अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, तो रूरल एरियाज से लोग अब सिटीज़ में आने लग गए थे और सिटीज़ में इतने लोग भर गए थे कि स्लम्स बनाने पड़ गए थे। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports of cheap machines made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. अब जो प्रोड्यूसर्स थे, जो टेक्सटाइल प्रोड्यूसर्स थे, जो कपड़े बनाते थे, ठीक है, उनको एक बहुत ही बड़ा कंपटीशन जो था वो फेस करना पड़ रहा था। किससे कंपटीशन हो रहा था इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स का? फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स फ्रॉम इंग्लैंड से मशीन मेड्स गुड भेजी जा रही थी जो सस्ती भी होती थी। तो अब यहाँ पे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स बनाते थे ये सामान महंगा होता था, वेयरएज जो इंग्लैंड से मशीन से बन के आया था वो सस्ता होता था। तो एक तरह से इंग्लैंड की गुड्स और स्मॉल प्रोड्यूसर्स के गुड्स के बीच में, मतलब इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज़ और स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो टाउन्स में होते थे उनके बीच में एक बहुत बड़ा कंपटीशन हो गया। इंग्लैंड एक बहुत ही मॉडर्न कंट्री रहा है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो गया था, बहुत एडवांस रहा इंग्लैंड। तो पूरे कॉन्टिनेंट में जिस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था इंग्लैंड में हो रहा था। इस वजह से इंग्लैंड में जो सस्ती चीज़ें बन रही थी वो पूरे यूरोप में बंटने लग गए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन चीज़ों को पसंद करने लग गए, क्योंकि ये जो प्रोड्यूसर्स बना रहे थे ये सामान महंगा भी होता था और इतना ज़्यादा वेल फिनिश्ड भी नहीं होता था। So this was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was clearly mechanized. This was especially so in textile production. अब यहाँ पे ये जो कंपटीशन था ये ज़्यादा था टेक्सटाइल प्रोडक्शन में। अब जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन थी उसमें क्या था, बेसिकली ज़्यादातर लोग उसको घरों में बैठ के करते थे या छोटे छोटे वर्कशॉप्स बना के करते थे और मशीन्स का बहुत ही कम यूज़ होता था। लेकिन इंग्लैंड में तो मशीन से ही कपड़े बन रहे थे, तो लोग उनको ज़्यादा ख़रीद रहे थे और इनका जो प्रॉफिट था वो कम होता जा रहा था। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप यदि एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉयड पावर। अब एरिस्टोक्रेसी के पास तो पैसा है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वहाँ पे जो पीजेंट्स थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, वो परेशान थे, क्योंकि उन पे बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए जाते थे और उन्हें बहुत सारे ऑब्लिगेशंस, दे वर अबाइडेड बाय व्हाट हैज़ द एरिस्टोक्रेट सेड। तो उनको तो वही करना पड़ता था जो एरिस्टोक्रेसी ने कहा है, और इतना पैसा नहीं था लेकिन उन्हें बहुत सारा पैसा तो एरिस्टोक्रेसी को देना पड़ता था। अब यहाँ पे बेसिकली बात क्या है, जो अभी हमने इतना सारा पढ़ा, दो कंडीशंस होती थी, राइज ऑफ फूड प्राइसेस या फिर बैड हार्वेस्ट। ये दो चीज़ें थी जो पॉपुलिज्म यानी गरीबी को बढ़ा देती थी पूरे टाउन और कंट्री में। 1848 एक ऐसा ही साल था, फूड शॉर्टेज हो रही थी और बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट था। तो इस वजह से क्या हुआ, ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑफ द रोड्स। जो लोग थे परेशान हो गए, घरों से बाहर निकल आए और उन्होंने अब क्या किया, बैरिकेड्स लगा दिए थे, है ना। ये बैरिकेड्स ल्यूइस फिलिप को डराने के लिए लगाए थे कि तुम या तो यहाँ से भाग जाओ या जो हम कह रहे हैं वो करो। सो ल्यूइस फिलिप वॉज फोर्स टू फ्ली, वो भाग जाता है जो राजा था। अब कोई राजा तो है नहीं, तो नेशनल असेंबली ही थी बस बची हुई। उन्होंने कहा कि नाउ वी आर रिपब्लिक, और अब रिपब्लिक बन जाने के बाद यहाँ पे
सफरेज दे दी जाती है, यानी राइट टू वोट दे दिया जाता है टू ऑल मेल्स, नाउ नॉट टू women बट टू मेल्स अबव 21 ईयर्स ऑफ एज, एंड ग्रांटेड द राइट टू वर्क, और उनको राइट टू वर्क यानी अब आपको हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, ये वादा होता है। अभी एम्प्लॉयमेंट कैसे दिया जाएगा? अभी यहाँ पे एक नेशनल वर्कशॉप्स बनाए जाते हैं। नेशनल वर्कशॉप्स क्या होते हैं? ये ऐसे जगह होती थी, ऐसे मतलब आप कह सकते हो ऐसे मेले टाइप लगते थे जिसमें लोग आते थे जो अनएम्प्लॉयड होते थे, उनके स्किल की बेसिस पे, उनके टैलेंट के बेसिस पे उनको जॉब असाइन की जाती थी। तो उसको नेशनल वर्कशॉप कहते हैं, यानी आपकी स्किल की बेसिस पे आपको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। 1845 से पहले जो वीवर्स, अब यहाँ पे देखो, ये तो आपने 1848 की एक घटना पढ़ी, यहाँ पे एक किस्सा है 1845 से पहले का। Weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textile but drastically reduced their payment. 1845 में क्या होता है? जो भी वीवर्स थे सिलेशिया के, सिलेशिया एक छोटी सी विलेज थी, सिलेशिया के जो वीवर्स थे हैड लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स। तो यहाँ के जो वीवर्स थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो काम देते हैं, उनके अगेंस्ट एक इन्होंने क्या किया? रिवोल्ट किया। अब होता तो क्या था कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे ये इनको रॉ मटेरियल देते थे और इन वीवर्स को कहते थे कि आपको क्या करना है, आपको फिनिश टेक्सटाइल, फिनिश प्रोडक्ट बना के देना है। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्टर्स उनको पूरा पैसा नहीं देते थे, कम पैसे देते थे। तो जर्नलिस्ट विलियम वोल्फ ने इस इवेंट को कुछ ऐसे बताया है जो इस विलेज में हुआ था, यहाँ पे बताया है। इन दीज विलेजेस कॉटन वीविंग इज़ मोस्ट वाइड स्प्रेड ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पे सिलेशियन में क्या है, इस सिलेशियन विलेज में कॉटन वीविंग एक बहुत ही ज़्यादा करने वाली ऑक्यूपेशन है। द माइजरी ऑफ द वर्कर इज़ एक्सट्रीम, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही दुखद घटना होती है वर्कर्स के साथ। The desperate need for job has been taken advantage of by contractors to reduce the prices of the goods they order. तो अब यहाँ पे क्या होता है, एक बहुत ही बुरी कंडीशन आती है, किसके लिए? इन वीवर्स के लिए। द डेस्परेट नीड फॉर जॉब, यहाँ पे होता क्या है कि आपको पता ही है उस समय पर हार्डशिप का टाइम चल रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि बुरी स्थिति पैदा होती है सिलेशिया में। विलेजर्स के पास कोई काम नहीं होता है, ठीक है, काम नहीं, पैसा नहीं, गरीबी। सो कॉन्ट्रैक्टर्स इस बात का फ़ायदा उठाते हैं और वो कम प्राइजेस में क्या करते हैं, ऑर्डर्स देते हैं, किसको? यहाँ के वीवर्स को। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या है ना, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हमें काम मिल जाए, हमें काम मिल जाए, काम किसी के पास नहीं है, तो हमें काम मिल जाए, हमें काम मिल जाए। इस वजह से कॉन्ट्रैक्टर्स ने कहा ठीक है तुम सबको काम देंगे, लेकिन पैसे बहुत थोड़े दिए। अब यहाँ पे क्या होता है, इससे विलेजर्स गुस्सा हो जाते हैं इस बात से कि यार हम इतना काम कर रहे हैं और पैसा हम इतना से दे रहे हैं। ऑन 4th जून एट 2 PM, दोपहर के 2 बजे थे, दिन क्या था, 4th जून था। लार्ज क्राउड ऑफ वीवर्स इमर्ज फ्रॉम देयर होम्स, वीवर्स जाते हैं भीड़ में, कहाँ पे? इन कॉन्ट्रैक्टर्स के घरों में, और वो मार्च करते हैं इन पेयर्स। देखो मैंशन होता है बहुत बड़ा महल, अब इस महल में अगर एक जना जाएगा तो काम नहीं चलेगा। इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने इस पूरे मैंशन में, ये मेंशन है मान लो, तो 2 लोग इस जगह जाएंगे, 2 लोग इस जगह जाएंगे, अलग अलग जगह पे एक पेयर में वो लोग गए, ठीक है। सो डिमांड, एंड व्हाट दे वर डिमांडिंग फॉर हायर वेजेस, दे वर ट्रीटेड विद स्कॉर्न एंड थ्रेट्स ऑल्टरनेटली। तो अब जब ये डिमांड करते थे हायर वेजेस के लिए, इनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया जाता था और इनको धमकियाँ भी दी जाती थी। तो अब क्या होता है, a group of them forced their way into the houses, smash its elegant windows, paints, furniture, porcelain। अब यहाँ पे क्या होता है कि 2 तो जाते हैं इनके घर के अंदर, वहाँ पे जो भी सुंदर फर्नीचर्स वगैरह सब कुछ था उसको तोड़ देते हैं, है ना। एक ग्रुप जाता है स्टोर हाउस में and plundered it of supplies of cloth which they tore to shred it। तो यहाँ पे अब ग्रुप
एक ग्रुप जाता है, एक ग्रुप यानी दो लोग जाते हैं कहाँ पे, स्टोर हाउस में, और वहाँ पे ये लूट मचाते हैं जो क्लोथ्स थे, है ना, उन पर जो सप्लाई होने थे। अब ये जो क्लोथ्स थे इनको फाड़ दिया जाता है इन श्रेड्स। जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, नाउ दे फ्लेड विद द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विद दिस, एक कॉन्ट्रैक्टर के घर जाते हैं ये बेसिकली। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था वो क्या होता है, वो अपने घर से भाग जाता है अपनी फैमिली के साथ। कहाँ पे भाग जाता है, टू अ नेबरिंग विलेज। लेकिन वहाँ पे इसको शेल्टर देने से सब मना कर देते हैं। ऐसे व्यक्ति को कौन शेल्टर दे जो कितना बुरी बात करता है, जो लोगों के साथ अत्याचार करता है। ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर, 24 घंटे बाद वो लौट कर आता है अपने घर पे विद द आर्मी। तो उसने डिमांड करी थी आर्मी की, तो आर्मी उसको मिल जाती है। और अब क्या होता है, जो वो सिलेशियन वीवर्स थे उनमें से 11 लोगों को मार दिया जाता है इन एक्सचेंज, यानी कि उनको मार दिया गया, जो सिलेशियन वीवर्स थे उनको। ओके, अब यहाँ पे आता है रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, लिबरल्स का रिवॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखो, अभी हमने जो रिवॉल्यूशन पढ़ा था वो था गरीबों का। पैरेलल टू द रिवोल्ट ऑफ पुअर एंड एम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग पीजेंट्स एंड वर्कर्स, यूरोपियन कंट्रीज़ में चल रहा था 1848 के टाइम पर रिवॉल्यूशन बाय द एजुकेटेड मिडिल क्लास। ये लोग नहीं मांग रहे थे खाने पीने को, एम्प्लॉयमेंट को, दे वर डिमांडिंग फॉर यूनिवर्सल मेल सफरेज। जो भी आदमी लोग हैं उनको क्या दिया जाए, राइट टू वोट दिया जाए। इवेंट्स ऑफ फेब्रुअरी 1848 इन फ्रांस, ये किस्सा भी हमने फेब्रुअरी 1848 फ्रांस में, फ्रांस का पढ़ा था। इन फ्रांस हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। तो अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो इवेंट्स चल रहे थे ना फेब्रुअरी से फ्रांस में, 1848 फेब्रुअरी से फ्रांस में, मोनार्क तो यहाँ पे चली जाता है, जुलाई में चला जाता है, और यहाँ पे एक रिपब्लिक आ जाती है बेस्ड ऑन यूनिवर्सल मेल सफरेज। लेकिन यूरोप में कई ऐसी जगह भी थी जहाँ पे अभी बिल्कुल भी इंडिपेंडेंस नहीं आई थी, ठीक है, अभी भी इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स के लिए लड़ाई चल रही थी, जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, पोलैंड हो गया, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर हो गया। यहाँ पे मेन वेमेन सभी जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो डिमांड कर रहे थे तीन चीज़ों की, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब फॉर कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन, कॉन्स्टिट्यूशन हो, नेशनल यूनिफिकेशन हो, यानी जो जर्मन स्पीकिंग एरियाज़ हैं वो जर्मनी बनाए, इटली स्पीकिंग एरियाज़ इटली बनाए। दे टुक एडवांटेज ऑफ ग्रोइंग पॉपुलर अनरेस्ट टू पुश देयर डिमांड्स फॉर द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट। अभी देख रहे थे यार, इतना रिवोल्ट चल रहा है, वैसे ही मुनार कितनी कमज़ोर पड़ी हुई है, अपन और घुस जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, बिना किसी आराम के, बिना किसी देरी के, इन्होंने भी क्या कर दिया, इन्होंने अपनी मांग रख दी फॉर नेशन स्टेट। और ये क्या करते हैं, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन मांगते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस मांगते हैं, एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मांगते हैं। ये तीन चीज़ें ये मांगते हैं। इन जर्मन regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. जर्मन में क्या होता है, कई सारे लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनती हैं जिनके जो मेंबर्स थे वो मिडिल क्लास प्रोफेशनल थे, बिजनेसमैन भी थे, और कुछ आर्टिसंस भी थे। वो आते हैं कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट में आते हैं, ये एक सिटी है, सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में आते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट करेंगे। तो ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोटिंग होती है और 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। 18 मई 1848 को ये 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं ये अपनी एक फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना लेते हैं। और कहाँ बनाते हैं ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। तो सेंट पॉल एक चर्च है, वहाँ पे ये अपनी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना लेते हैं। ये अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं वहाँ पे फॉर जर्मन नेशन टू बी
हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। अब यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की मांग होती है। जब डिप्यूटीज ऑफर करते हैं क्राउन को ऑन दीज टर्म्स टू फ्रेडरिक विलियम फोर किंग ऑफ प्रशिया। अब प्रशिया में जर्मन भाषा बोली जाती थी, तो ये लोग सोचते हैं कि हम किंग ऑफ प्रशिया फ्रेडरिक विलियम फोर के पास जाएंगे, उससे कहेंगे कि हमने अपनी ऐसी एक पार्लियामेंट बना ली है और अब आप उसके हिस्से हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मानना पड़ेगा। लेकिन जब भी वहाँ जाते हैं तो वो रिजेक्ट कर देता है कि मैं तुम्हारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है इसको बिल्कुल नहीं मानूंगा, और वो और मोनार्क्स के साथ अपोज करते हैं इस असेंबली को। अब ये जो अपोजिशन चल रहा था, इस अपोजिशन में एरिस्टोक्रेसी, मिलिट्री ये सब थे, ठीक है। तो पार्लियामेंट ख़त्म हो जाती है। जो पार्लियामेंट थी उसमें मिडिल क्लास के लोग थे, और ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इनके पास पैसा वैसा सब कुछ था, इनको तो बस चाहिए थी आज़ादी। लेकिन यहाँ पे वर्कर्स, आर्टिसंस ये भी थे, इनकी कुछ और डिमांड थी। इनकी डिमांड थी कि हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए वगैरह वगैरह ये चाहिए। तो ये मिडिल क्लास लोग कहते हैं हाँ तुम अभी चुप बैठो, तो ये वर्कर्स और आर्टिसंस गुस्सा हो जाते हैं, और ये भी क्या करते हैं, ये इनका सपोर्ट छोड़ देते हैं। कि इनका सपोर्ट छोड़ देते हैं, इन वर्कर्स का सब, इन मिडिल क्लास लोगों का सपोर्ट छोड़ देते हैं। इन द एंड ट्रूप्स वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वॉज फोर्स्ड टू डिसबैंड। आर्मी आई, उसने इस असेंबली को ख़त्म कर दिया। ख़त्म मतलब मार नहीं दिया, लेकिन डिस्ट्रॉय हो गई ये असेंबली। अब ये जो इशू था ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वेमेन वॉज अ कॉन्ट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ द वेमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर अ ईयर। अब यहाँ पर राइट टू वेमेन क्या था, एक कॉन्ट्रोवर्शियल इशू था कि क्या औरतों को राइट टू वोट दिया जाए। अब वैसे ये जो औरतें थी ये बहुत एक्टिव थी लिबरल मूवमेंट में, लेकिन इनको अभी भी राइट टू वोट नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, खुद के न्यूज़पेपर्स चलाए, और कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स में और डेमोन्स्ट्रेशंस में इन्होंने पार्ट लिया कि हमें भी राइट टू वोट मिले। लेकिन उसके बाद भी इनको सफ्रेज राइट्स नहीं मिली, राइट टू वोट नहीं मिला, ठीक है। अब व्हेन फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट एट चर्च ऑफ सेंट पॉल, तो जब ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनती है चर्च ऑफ सेंट पॉल पे, वेमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर टू स्टैंड इन द विजिटर्स गैलरी। यहाँ पे आप देख रहे हो ये सभी क्या है, ये सभी हैं लेडीज़। तो लेडीज़ को ऊपर एज ऑडियंस बैठा दिया गया था, वो देखेंगी क्या माहौल चल रहा है। Through conservative conservative forces were able to suppress liberal movement. 1848 में जो सारे लिबरल मूवमेंट हो रहे थे इसको कंजर्वेटिव दबा पा रहे थे, लेकिन वो फिर से उन्हीं ओल्ड ऑर्डर्स को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था अगर हम वही पुराने ऑर्डर्स लाएंगे तो फिर से लोग भड़केंगे और फिर शायद हम हार भी जाएं। तो मोनार्क्स जो थे वो समझ रहे थे कि ये जो रिवॉल्यूशन है ये ख़त्म नहीं हुआ, ये तो बढ़ता रहेगा, है ना। रिवॉल्यूशन और रिप्रेशन जो है ये ख़त्म नहीं हो सकता। ये तभी ख़त्म हो सकता है जब हम क्या करें, हम लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज़ को ग्रांट कर दें कुछ कंसेशंस, कुछ उनकी डिमांड्स उनको पूरी करने को दे दें। इसलिए ईयर 1848 के बाद जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, वेस्टर्न यूरोप जहाँ पे फ्रांस आता है तो वहाँ पे तो ऑलरेडी सब कुछ अच्छा हो रहा था, यहाँ पे अभी थोड़ा सा मोनार्कियल सिस्टम चल रहा था, अब वो भी क्या होने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो होता क्या है कि जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया कुछ चेंजेस को, ठीक है, जो कि वेस्टर्न यूरोप में पहले ही हो चुके थे। बिफोर 1815 पहले ही हो चुके थे। 1815 नेपोलियन ने बहुत सारे चेंजेस ले आए थे, लेकिन अभी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में नहीं आए थे वो चेंजेस। तो सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अब वो चेंजेस आते हैं 1848 के बाद। तो क्या चेंजेस थे, सर्वडॉम यानी जो भी पीजेंट्स होते थे, है ना, बॉन्डेड लेबर, इन सबको ख़त्म किया। पीजेंट्स एंड बॉन्डेड लेबर मतलब देखो जो अमीर पीजेंट है वो गरीब पीजेंट को दबाएगा, तो ये अब नहीं होगा। बॉन्डेड लेबर यानी कि बंधुआ मजदूरी नहीं होगी, ठीक है। हैबिसबर्ग डोमिनियन, तो ये देखो हैबिसबर्ग डोमिनियन थी एंड इन रशिया,
So the serfdom and bonded labor were abolished both in Habsburg dominion, हैबिसबर्ग डोमिनेशन और रशिया। ये दो ऐसी जगहें थी, हैबिसबर्ग डोमिनेशन और रशिया, ये ऐसी जगहें थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा दबाया जाता था लोगों को। तो यहाँ पे अब ये सब नहीं होगा। जो हैबिसबर्ग रूलर्स थे उन्होंने कुछ ऑटोनॉमी दे दी थी, यानी आज़ादी दे दी थी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी दे दी थी हंगेरियन को इन 1867। हंगरी पे क्या था, इन हैबिसबर्ग एम्पायर ने बहुत ही ज़्यादा रूल कर रखा था, इतना ज़्यादा रूल कर रखा था बेसिकली कि इन लोगों को कुछ भी अपने मन से करने का अधिकार नहीं था। लेकिन अब क्या होता है, जब इतनी मांगे आती हैं तो हैबिसबर्ग को लगा कि अरे हंगेरियन जो है ना, ये कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे, तो इनको पूरा आज़ाद कर दिया जाता है 1867 में। तो यहाँ पे चैप्टर का ये हमारा पार्ट 3 ख़त्म होता है। मैं नेक्स्ट क्लास में पार्ट 5 समझाऊंगी। ओके, और पार्ट 4 एंड 6 फिर हम बाद में एकदम इनकी बात करेंगे। थैंक यू।